बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 6 अगस्त 2021 को डॉन न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ है रिफ्यूजी डिबेट के टाइटल से, और ये है अफ़गानिस्तान के हवाले से। तो हम इसको भी देखेंगे और इसके अलावा अफ़गानिस्तान से रिलेटेड जो मसाइल हैं और जो उसके नेबर्स को मसाइल हो सकते हैं और भी बहुत सारी डोमेन्स के ऊपर नज़र डालेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ये देखें कितने सारे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। जो देखने वाले हैं उनमें से 60% लोग ऐसे हैं तकरीबन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। इट ओनली टेक्स अ सेकंड टू सब्सक्राइब द चैनल। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कुछ सपोर्ट शो करें। तो अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान से जो अमेरिकन फोर्सेस और जो नेटो फोर्सेस हैं, उनका इनखला शुरू हो चुका है और वो अनकरीब मुकम्मल भी हो जाएगा। और रिसेंटली तालिबान ने अफ़गानिस्तान के जो कुछ प्रोविंसेस हैं उनके कैपिटल्स के ऊपर भी कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। इससे पहले तालिबान ने मुल्क के बहुत सारे मुज़ाफ़ाती इलाकों पर अपना कंट्रोल मज़बूत किया था, और उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी करके जो सूबाई दारुल हुकूमत हैं उनके ऊपर भी कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। और रीसेंट पास्ट में ये पहला मौका है जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान के किसी प्रोविंशियल कैपिटल को अपने अंडर कंट्रोल किया हो। जैसे ही अमेरिकन फोर्सेस ने और नेटो की फोर्सेस ने इस साल मई में इनखला शुरू किया, तो उसके बाद से लड़ाई में इजाफा हो गया है और ये तवक्को की जा रही है कि ये जो इनखला का अमल है इस माह के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अगस्त के एंड तक। और इसके बाद अमरीका अफ़गान हुकूमत की फ़ौज को फ़िज़ाई मदद फ़राहम करता रहेगा। तालिबान ने ये कहा है कि अब वो आला सरकारी हुकाम को निशाना बनाएंगे, और तालिबान ने एक हमले में एक हुकूमती मीडिया ऑपरेशन के हेड को भी कत्ल कर दिया था। चंद रोज़ पहले अफ़गानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर दिफ़ा को भी एक कातिलाना हमले में निशाना बनाया गया था, जिससे वो बच तो गए थे, लेकिन इस हमले में कम से कम 8 लोग हलाक हो गए थे और बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए थे। अमेरिकन और नेटो फोर्सेस के विदड्रॉल से अफ़गानिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ गया है। चूँकि गैर मुल्की फ़ौजें जा रही हैं और तालिबान हम देख रहे हैं कैसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में उन नेबर्स को भी ये फैसला करना होगा कि क्या वो अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए कोऑपरेट करेंगे, या फिर दोबारा से उसको इलाकाई मफादात के लिए एक मैदान जंग में तब्दील कर देंगे। ये फैसला सिर्फ अफ़गानिस्तान का ही नहीं है बल्कि इस पूरे रीजन का है, और इस फैसले से सिर्फ अफ़गानिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे रीजन के वाक़यात मुतय्यन होंगे। तो अब हम देखते हैं कि इस एडिटोरियल में क्या बात कही गई है। With a peaceful settlement to the Afghan conflict looking increasingly remote, there are valid fears of a new refugee crisis. यहाँ पे रिमोट का वर्ड जो है डिस्टेंट के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ऐसा लगता है कि पीसफुल सेटलमेंट नहीं होगी। 2020 में हमने एक वीडियो में ये टॉपिक कवर किया था, और 2021 के सीएसएस के एग्ज़ाम में ये टॉपिक आया भी था। और उस वक्त हमने जो लेक्चर था उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसमें हमने ये 3 पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस की थी, और एक ये था कि सिविल वॉर शुरू हो सकती है अफ़गानिस्तान में। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि तालिबान कब्ज़ा कर लेंगे, और उसमें हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि यूएस को विदड्रॉल ऐसे नहीं करना चाहिए विदाउट एनी प्रॉपर सेटलमेंट या किसी भी हरी में, जिसकी वजह से जो रीजन है वो डिस्टेबलाइज हो जाए, या अफ़गानिस्तान में जो इतने अरसे से एक वॉर टॉर्न कंट्री है उसमें मज़ीद क्राइसिस आ जाए। वहाँ पे फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी है, और वहाँ पे जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो भी बहुत एविडेंट है, तो वहाँ पे मज़ीद डिस्टेबलाइजेशन आएगी, और सिर्फ वो कंट्री नहीं डिस्टेबलाइज होगा, उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट होगा वो पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा। एज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान शेयर अ लॉन्ग बॉर्डर, जो कि जिसमें काफ़ी इन्फिल्ट्रेशंस भी हैं, और उसी स्पिल ओवर इफेक्ट का एक हिस्सा रिफ्यूजी क्राइसिस है। इस वीडियो के ऊपर आई बटन में जितनी वीडियोस हैं वो आप सारी ज़रूर फॉलो कर लीजिए। उससे आपको ये पूरा अफगान पॉलिटिकल क्राइसिस या वहाँ पे जो सिचुएशन है वो समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, और रिलेटेड जो लिंक्स होंगे वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। And as always, it will be Afghanistan's neighbors, particularly Pakistan, who will have to bear the brunt of this crisis, unwilling and unready as they may be. Bear the brunt of एक idiom है
बेयर द बंट ऑफ ईडियम हमने अपनी ईडियम वाली प्लेलिस्ट में एनिमेशन के जरिए कवर किया हुआ है। आपको इसका मतलब आता है बेयर द बर्ड ऑफ ईडियम का, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। पाकिस्तान के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है जो अफगान रिफ्यूजी क्राइसिस होंगे और जो अफगानिस्तान में अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन या जो तालिबान आगे कंट्रोल करते जा रहे हैं अपना बहुत सारी जगहों पे, और जो जंग की एक सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। एज दे में भी इस्तेमाल होता है जब डिस्पाइट या फिर नेवरदलेस या नॉनदलेस की मीनिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू मीन दैट यू एक्सेप्ट दैट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रू बट इट डज नॉट चेंज योर ओपिनियन ऑफ द सब्जेक्ट यू आर डिस्कसिंग। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, देयर हैज़ बीन सम इम्प्रूवमेंट्स इन इकोनॉमी there has been some improvements in the economy in recent months, but be that as it may, many people are still looking for work. ये डेस्पाइट या नॉनदलेस के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, एज इट मे बी या जैसे भी हमने सेंटेंस में देखा। However, while Pakistan should do all it can help Afghan civilians fleeing का मतलब है escape या फिर run away conflict in their homeland, solutions should not be thrust on this country. Pakistan should do everything जो वो अफगान सिविलियंस की हेल्प के लिए कर सकता है, लेकिन इस तरह का कोई भी सॉल्यूशंस पाकिस्तान के ऊपर थ्रस्ट नहीं करना चाहिए, पोज नहीं करना चाहिए, और ये कोई सॉल्यूशन प्रॉपर है भी नहीं। असल में जो सॉल्यूशन है वो तो यूएस के विड्रॉल से पहले ये जो दोहा मुआहिदा हुआ था या जब ये टॉक्स हो रही थी, तो उस टाइम पे एक प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए था, एक लेआउट होता, एक फ्रेमवर्क होता जिसके तहत ये सारा कुछ होता, और फिर ये कि किस तरीके से वहाँ पे गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाना चाहिए, क्या उनको फाइनेंशियल एड्स चाहिए होंगी, उन सारों के ऊपर भी वर्कआउट होना चाहिए था। A senior US State Department official recently told journalists in Washington that it'll be it'll be important for Pakistan that their borders remain open. अब इस तरह का कोई भी सोल्यूशन जो है कि वहाँ से जो रिफ्यूजीज हैं वो पाकिस्तान आते जाएं, इट इज़ नॉट द सोल्यूशन इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो यूएस के डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ने इस तरह की स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने बॉर्डर्स को वो खुला रखे। पाकिस्तान के अंदर पहले ही बहुत सारे अफगान रिफ्यूजीज हैं, इससे पहले हम एक वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि कब कब से वो मौजूद हैं, क्योंकि अफगानिस्तान बहुत अरसे से हालत जंग में है। और उसके बाद अब जब मज़ीद वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है तो फिर और रिफ्यूजीज आना शुरू हो जाएं, जबकि पाकिस्तान खुद भी एक इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान से ये डिमांड करना कि उसको चाहिए कि वो अपने बॉर्डर्स ओपन रखे उन लोगों के लिए ताकि वो पाकिस्तान आते जाएं, इट इज़ नॉट द सोल्यूशन। द कॉमेंट कम्स ऑन द हील्स ऑफ भी फ्रेज है, इसका मतलब होता है इमीडिएटली फॉलोइंग, एक कोई इवेंट हो उसके फौरन बाद कोई और हो जाए, जैसे मॉम्स बर्थडे कम्स ऑन द हील्स ऑफ मदर्स डे। ठीक है, तो इस तरह एक के बाद या के बाद दीगरे जिसको हम कहते हैं वो होता जाए तो उसको कहते हैं ऑन द हील्स ऑफ। That comes on the heels of a statement by Pakistan's national security advisor, who during his trip to US reiterated state policy when he said that arrangements for Afghan civilians fleeing conflict should be made inside their country. ये पाकिस्तान के एक ऑफिशियल ने अपनी एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि जो अफ़गान सिविलियंस हैं जो कि वहाँ से अफ़गानिस्तान से निकलना चाहते हैं, उनके लिए जो अरेंजमेंट्स हैं या जो रिफ्यूजीज़ हैं जो उन इलाकों से आ रहे हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है या फिर वॉर है, तो उनके लिए कैंप्स या जो उनके लिए अरेंजमेंट्स हैं वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के अंदर ही किए जाएँ। Moreover, the US has also suggested that Turkey play host to Afghan refugee seekers. Ankara has not reacted positively, with Turkish officials saying the US plan to use third countries will spark a great migration crisis, while also rejecting the irresponsible decision taken by the United States without consulting our country. यूएस ने टर्की से भी ये डिमांड किया है दैट टर्की शुड प्ले होस्ट ऑफ अफगान रिफ्यूजी सीकर्स, बट व्हाट यूएस इटसेल्फ इज डूइंग, क्या यूएस के पास यही प्लान था कि जो बाकी कंट्रीज हैं they will bear the brunt of all what has happened in Afghanistan, and now as they are leaving the country they are trying to make everyone else behaving responsibly to manage the refugee crisis. अगर अफगानिस्तान में यूएस के विड्रॉल के बाद एक स्टेबल सिचुएशन होती, वहाँ पे जो कोर्स ऑफ इवेंट्स हैं उनकी टाइमलाइन या उनकी मैनेजमेंट सही होती, तो कभी भी
रिफ्यूजी क्राइसिस होता ही नहीं। when we were covering the topic of Israel Palestine conflict, जिसके अंदर हमने देखा था कि जब ब्रिटिशर्स ने विड्रॉ किया था उस इलाके से और उसके फ़ौरन बाद ही इसराइल की क्रिएशन का ऐलान कर दिया गया था, और उसके बाद से जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ वो आज तक जारी है। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आप बगैर किसी सेटलमेंट के वहाँ से एक एरिया से निकल जाएं और फिर जो लोग पीछे रह जाएं वो परेशान होते रहें, और उससे सिर्फ वही लोग नहीं, उनके नेबरिंग कंट्रीज यानी कि पूरा रीजन तरह से डिस्टेबलाइज हो जाएगा। Indeed, while all states, including Afghanistan's neighbors, should play their part to prevent a fresh humanitarian catastrophe in the shape of refugee crisis, foreign parties should not be dictating terms. इस बात में कोई शक नहीं है कि तमाम स्टेट्स को अफगानिस्तान के नेबर्स को भी अपना रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना चाहिए ये जो रिफ्यूजी क्राइसिस है इसके हवाले से। लेकिन ये सारे जो डिसीजंस हैं ये उनकी अपनी विल के ऊपर बेस्ड होंगे। Foreign parties should not be dictating the terms. The US, which invaded Afghanistan 2 decades ago, cannot shift the burden of its failed nation building adventures onto others. All states must cooperate to house, feed, and care for Afghan refugees. In this regard, Pakistan's position is fair. After hosting millions of Afghan refugees for decades, it is in no position to allow any more in the cities. The thing is, the chaos will not be contained within the borders of Afghanistan. ये जो सारा chaos है, it will inevitably spread beyond the borders, जिसकी वजह से पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होगा। ऐसी सूरत हाल में बेस्ट सोल्यूशन क्या है? As the government has highlighted, are safe zones along the border where non-combatant can be housed away from violence. If it is not possible, camps can be created just across the border in Pakistan to prevent a fresh influx towards cities. सोल्यूशन यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि सेफ जोन्स जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर ही, बॉर्डर के करीब हो, जहाँ पे लोगों को हाउस किया जा सके। अगर ये पॉसिबल ना हो तो पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर, बट बॉर्डर के पास ही कुछ ऐसे कैंप्स वगैरह बना दिए जाए जहाँ पे इन रिफ्यूजीज को हाउस किया जाए या कैंप किया जाए उनको, और उनको वहीं तक कंटेन रखा जाए ताकि उनका इन्फ्लक्स सिटीज़ की तरफ ना हो। यहाँ पे एक और ये बात है, मोर ओवर एज पाकिस्तान इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अफगानिस्तान क्राइसिस, फॉरेन स्टेट्स एंड अफगानिस्तान पोलिटिकल क्लास एंड वॉर लॉर्ड्स शेयर द dubious distinction. It should not be left in lurch when refugees do come. Left in lurch का मतलब होता है किसी को बेयारो मददगार छोड़ देना, to leave someone without help or protection when it is needed. जैसे हम अगर इसका सेंटेंस देखें तो ऐसे होगा, हिज एडवाइजर्स लेफ्ट हिम इन द लर्च व्हेन ही नीडेड देम द मोस्ट। इस एडिटोरियल के मुताबिक पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल नहीं है अफगानिस्तान में क्राइसिस का, मगर अगर हम देखें हिस्ट्री को तो सारी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। पाकिस्तान अगर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो पाकिस्तान इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड ज़रूर है। और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान, जैसे कि हमने पहले भी बात की, कि सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ शेयर कर रहा है और जहाँ पे बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशंस भी हैं, तो पाकिस्तान का बॉर्डर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है और पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा स्पिल ओवर इफेक्ट होने वाला है इसका। अगर पाकिस्तान में रिफ्यूजीज़ आते हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए, और उसके लिए सिर्फ ये कह देना कि पाकिस्तान को अपने बॉर्डर्स खुले रखने चाहिए, इट इज़ नॉट सफिशेंट। Foreign powers, particularly the US and its NATO allies, must contribute materially to the well-being of Afghanistan fleeing conflict under the aegis of the UN. इसमें जो पावर्स, वहाँ पे जो फोर्सेस थी, उनको किस तरीके से पाकिस्तान को हेल्प करना है इसको फिगर आउट करना चाहिए, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेवरदलेस पाकिस्तान इज़ in no position to support a large refugee population because पाकिस्तान खुद ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है। पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन भी स्टेबल नहीं है, तो वो कैसे एक इतने बड़े रिफ्यूजीज़ के इन्फ्लक्स को हैंडल कर सकता है। It is easy to target such vulnerable population with xenophobic vitriol, but it should be remembered that the mess in Afghanistan is not handiwork of common Afghan. अब सबसे ज़्यादा जो भी चीज़ें फेस कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान के आम अवाम हैं। xenophobic का मतलब होता है किसी और एथनिसिटी, किसी और कल्चर या किसी और रेस के लोगों से नफरत करना या उनको कमतर समझना या उनको बुरा समझना। यहाँ पे सिंपली ये बात फोकस की जा रही है कि इस सारे जो क्राइसिस है इसका अफ़गानिस्तान के अवाम को नहीं जिम्मेदार ठहराना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो वही फेस कर रहे हैं।
जीनोफोबिक विट्रियोल से यहाँ यही मुराद है कि उस कंट्री के लोगों को उसका जिम्मेदार समझना है, क्योंकि वो एक इजी टारगेट है. इट इज इजी टू टारगेट such vulnerable population with xenophobic vitriol, but it should be remembered that the mess in Afghanistan is not handiwork of the common Afghan. Handiwork यानी कि जिसने किया है, जिसका प्रोडक्ट है ये. It is not the product made by Afghan people. इसलिए उनको किसी भी किस्म के हेट्रेड का या रेसिज्म का या जीनोफोबिक सेंटिमेंट्स का शिकार नहीं होना चाहिए, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए. पावरफुल फोर्सेस हैव टॉयड विद द कंट्री फॉर डेकेड्स while refugees fleeing conflict from any war zone, Iraq, Syria, etc., must be dealt with by the international community with respect and compassion. यानी कि जो आम आवाम है, जो रिफ्यूजीज हैं, वो डिज़र्व करते हैं कि उनको रिस्पेक्ट के साथ और कंपैशन के साथ ट्रीट किया जाए. ये तो हमने बात कर ली इस एडिटोरियल के हवाले से, जिसमें जो मेन पॉइंट्स थे वो ये थे कि पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा स्पिल ओवर इफेक्ट होगा रिफ्यूजीज़ का. पाकिस्तान जो है उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से प्रेशर है कि वो रिफ्यूजीज़ को हाउस करे अपने कंट्री में, अपने बॉर्डर्स में. यूएस अपना जो सारा बर्डन है वो थर्ड पार्टी कंट्रीज़ के ऊपर डाल रहा है, और यूएस विड्रॉल अगर एक प्रॉपर अरेंजमेंट के थ्रू हुआ होता जिसमें कुछ सॉलिड पॉइंट्स होते, तो शायद ये सूरत हाल इस वक्त ना होती जो अभी डिस्टेबलाइजेशन है अफगानिस्तान में. और फिर ये कि डेफिनेटली पाकिस्तान हमदर्दी रखता है रिफ्यूजीज़ के साथ, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मटेरियल सपोर्ट करनी होगी ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान की अपनी भी इकोनॉमिक सिचुएशन स्टेबल नहीं है. एंड फाइनली अफगान सिटीजन्स शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर ऑल दिस क्राइसिस, और उनको किसी भी तरह के हेट्रेड के साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए. दे शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड कंपैशन. अब हम बात कर लेते हैं रीजनल पावर्स के हवाले से, जो इस एडिटोरियल में नहीं है, मगर इट इज़ ए पार्ट ऑफ द एनालिसिस ताकि आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझ में आए. अब तक जितने भी इशारे हैं उसमें जो रीजनल पावर्स हैं उन्होंने तालिबान और दाइश के ग्रुप्स की हिमायत बढ़ा दी है, जिन्होंने अफगानिस्तान में अपने पुरतशद्दुद हमलों को तेज़ कर दिया है. अफगानिस्तान के जो लोकल्स हैं उनके पास क्या ऑप्शंस होंगे फिर कि वो अस्करियत पसंदों को आगे बढ़ने से रोकें, उनके खिलाफ जंग करें, या फिर बैरून मुल्क फरार हो जाएं, रिफ्यूजीज बन जाएं, या फिर वो मर जाएं. लेकिन बात यह है कि इस तरह की जो डिस्टेबल कंडीशन होती है वो सिर्फ उसी कंट्री के बॉर्डर्स तक नहीं महदूद रहती. ऐसी अफरा तफरी सिर्फ अफगानिस्तान की सरहदों के अंदर ही नहीं होगी, ये आगे भी फैल जाएगी और इससे पूरा रीजन, पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज होगा. अगर अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ अपने सरहदों के अंदर भी अमन को यकीनी बनाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो इस तरह के जो बैरूनी दरवाज़ों के माहदे हैं उनको छोड़ दें, और उसके लिए उनको अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के लिए सख्त रीजनल कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी. एंड दिस विल बी ए सिचुएशन जिसमें हम कहेंगे कि नेबरिंग कंट्रीज़ या जो रीजनल पावर्स हैं उनके अफगानिस्तान के टूवर्ड्स जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें एक मुस्बत और एक मिसाली तब्दीली होगी. जैसे कि हम देख रहे हैं कि लास्ट फ्यू वीक्स में तालिबान ने मैदान जंग में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है. 100 से ज़ायद अजला के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है और अब तो सूबाई दारुल-हुकूमत भी इसके कब्ज़े में है. तो कुछ उन्होंने अहम जो सरहदी गुज़रगाहें हैं उनको भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान आने वाली चीज़ों से बहुत बड़ी मिकदार में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. और जब भी उन्हें ज़रूरत होगी कि वो अफ़गान हुकूमत के ऊपर दबाव डालें या फिर वो अफ़गान अवाम के ऊपर दबाव डालें तो वो सप्लाई चेन को रोक सकते हैं. दूसरी तरफ अगर हम अफ़गानिस्तान की नेशनल आर्मी को देखें तो वो तालिबान के अचानक हमलों के लिए तैयार नहीं है और नाक़िस क़यादत और बहुत ज़्यादा बहरान से दो-चार हैं, और हम देख रहे हैं कि वो तालिबान की पेशकदमी को रोकने में नाकाम हो रहे हैं मुसलसल. In that situation, Pakistan will be more vulnerable than any other country as the rapid expansion of this violent ideology of Taliban's progression is already threatening the country's stability. सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ईरान भी एक नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान का. तो ईरान के लिए एक प्रॉब्लम ये होगा कि उसको अपने नेबर्स में एक एक्सट्रीम सुन्नी हुकूमत से जो होगा ख़तरा लाहक होगा, क्योंकि मुल्क हालिया बरसों में कई बार टेररिस्ट अटैक्स की जद में आया है और ये बढ़ता ही चला जाएगा अगर इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को कम ना किया गया. मीनवाइल तालिबान की सक्सेस
एशिया में मजहबी इंतहा पसंद हलकों को ज़रूर इन्फ्लुएंस करेगी। अगर इस वक्त अफ़गानिस्तान की बात की जाए तो अफ़गान पीपल अब वैसे नहीं हैं जैसे वो 20 साल पहले थे। अफगान्स हैव चेंज्ड कल्चरली, politically एंड demographically since 1990s when the Taliban ruled the country। अब वहाँ पे वो हालात नहीं है जब पहले तालिबान ने अपनी हुकूमत वहाँ पे की थी। लिहाजा जितनी भी रीजनल पावर्स हैं उनको इस ख़तरे को सीरियसली लेना चाहिए और इससे पहले कि अफ़गानिस्तान किसी इंतहा पसंद रियासत में तब्दील हो जाए कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें फौरी तौर पर एक मल्टी डायमेंशनल कॉपरेशन फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना चाहिए ताकि जो ख़त्े को एक मुश्तरका सिक्योरिटी पर्पज़ है उसके गिर्द स्टिमुलेट कर सके और अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज कर सके, क्योंकि ये यूएस ने तो जाना था वो चले गए हैं, अब ये मसला इस रीजन का है और यहाँ के जो रीजनल पावर्स हैं उन्हीं को अपना कोई रिस्पॉन्सिबल रोल अगर वो प्ले करें तो इसके बारे में कोई वे आउट निकाल सकते हैं। पाकिस्तान और ईरान का किरदार यहाँ पे ख़ास तौर पे बहुत अहम है क्योंकि इनके ऊपर अक्सर और पेशतर इस तरह के फिर इल्ज़ाम आने लग जाते हैं कि इन्होंने तालिबान की हिमायत की है या दीगर जो मुसल्लह ग्रुप्स हैं उनको बना दी है। अब ये वक्त आ गया है कि हम अपने ख़ित्ते के मुस्तक़बिल के बारे में कोई तारीख़ी फ़ैसला करें कि क्या हम एक पुरअमन ख़ित्ते में रहना चाहते हैं जो कि रवादारी, तरक्की, म्यूचुअल कॉपरेशन के ऊपर बिल्डअप होता है, या फिर हम एक फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रीजन को जिसमें हर वक्त कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन हो और कभी ख़त्म ना होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स हों, जारी रहें, वो ऐसे रीजन में रहना चाहते हैं। अमेरिकन एंड नेटो हैव चॉइसेस कि वो अफगानिस्तान में रहें या ना रहें, लेकिन पाकिस्तान एंड द अदर रीजनल पावर्स वो तो अपने जगह से नहीं जा सकते, उन्होंने तो यहीं रहना है। उनके पास इस तरह की कोई चॉइस नहीं है। तो आने वाले हफ्तों में और आने वाले महीनों में किए गए फैसले और चॉइसेस लार्जली एक कलेक्टिव इस जो खत्ते के एक कलेक्टिव मुस्तकबिल होगा, एक फ्यूचर होगा, कलेक्टिव फ्यूचर होगा, जॉइंट फ्यूचर होगा, उसके बारे में डिसाइड करेंगे और ये तयन करेंगे कि आगे क्या होने वाला है, क्या स्टेबिलिटी रहेगी। तो ये फैसला सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे खत्ते के वाक़यात का तयन करेगा।